नमस्कार। अब हम अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने परिवार को एक सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अपने गुरु प्लेटो की परिवार साम्यवाद की राय से के विचार से अरस्तु नितांत पृथक रूप में विरोध के रूप में अब एक भिन्न प्रकार का, अपने गुरु से भिन्न प्रकार का विचार परिवार के बारे में प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु की ये मान्यता है कि सामाजिक जीवन का पहला सोपान परिवार है, यानी समाज की आधारशिला और उसके विकास की प्रारंभिक इकाई जो है अरस्तु के अनुसार वो परिवार है। और परिवार और संपत्ति व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। ये व्यक्तिगत विशेषताएं इस अर्थ में है कि इनको राज्यकृत रूप में या राज्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाए। ये बहुत प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप में विकसित एक संस्था का प्रारंभिक रूप है। तो परिवार नागरिकों के लिए प्रथम पाठशाला का कार्य करता है। प्रथम पाठशाला का मतलब है कि संस्कार के रूप में, नागरिक शिक्षा के रूप में, करने योग्य न करने योग्य कार्यों के निर्देश के रूप में एक प्रारंभिक शिक्षण की पृष्ठभूमि सर्वप्रथम परिवार से प्राप्त होती है। इसलिए अरस्तु ये मानते हैं कि नागरिकों के लिए परिवार एक प्रथम पाठशाला, प्रथम विद्यालय के रूप में है, जो एक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के भूमिका निर्धारित करने में, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने में, अपना उत्कृष्टतम योगदान देने में के लिए नागरिकों को तैयार करते हैं। तो इसलिए संस्कार और मूल्य के संदर्भ में अरस्तु परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या परिवार को एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार एक छोटा समाज है। उसका संगठन, उसकी क्रियाएं, उसकी व्यवस्थाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी एक समाज की होती है। इसलिए अरस्तु ने परिवार को एक छोटे समाज के रूप में एक बहुत जरूरी और बहुत ही प्राकृतिक रूप से गठित एक इकाई के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ये भी मानते हैं कि परिवार में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित जो भौतिक, भावनात्मक, संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति केवल मात्र परिवार में ही व्यवस्थित तरीके से किया जाना संभव होता है। इसलिए परिवार में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित और व्यवस्थित विकास संभव है। साथ ही साथ परिवार जो है वो उचित और आवश्यक प्रेरणा स्रोत के रूप में व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि कुछ राज्य में अपनी निर्धारित भूमिका को पूरा करने की जो प्रेरणा है, जो सामर्थ्य है, जो भावनात्मक मजबूती है, वो व्यक्तियों को परिवार से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए परिवार उचित, आवश्यक प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी राज्य के लिए या समाज के लिए नितांत जरूरी होता है। परिवार इस अर्थ में बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि बहुत प्राकृतिक और स्वाभाविक इकाई है, क्योंकि आत्मरक्षा और आत्म अभिव्यक्ति और संवेगों की पूर्ति सिर्फ परिवार में संभव है। इसलिए परिवार जितने स्वाभाविक मानवीय संवेग हैं, जितनी स्वाभाविक आत्माभिव्यक्ति है, उतनी ही स्वाभाविक पारिवारिक इकाई है। इसलिए इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होने पर ही व्यक्ति इस क्षेत्र की पूर्णता को प्राप्त करता है। तो संवेगात्मक, भावनात्मक और भौतिक समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की व्यवस्थित पूर्ति प्रारंभिक रूप में समाज में ही संभव है। परिवार का जन्म भौतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। जब व्यक्तियों को अपनी भौतिक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पड़ी, जब व्यक्तियों को अपने संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मजबूत स्तंभ की आवश्यकता महसूस हुई, तब पारिवारिक इकाई के रूप में ये एक गठन जो है, इकाई का गठन जो है वो किया गया। इसलिए परिवार जो है वो एक प्रकार से त्रिकोणात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति का, उसको मजबूती प्रदान करने का प्रमुख आधार है।
ये त्रिकोणात्मक संबंध परिवार के राज्य के साथ, परिवार के सदस्यों के परस्पर एक दूसरे के साथ, और स्वामी और सेवक के रूप में परिवार और दास प्रथा के संबंध में, तीनों प्रकार के स्तंभ या तीनों प्रकार के संबंध समाज और राज्य के लिए अपरिहार्य रूप में परिवार की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। इन सभी संबंधों का संतुलन और व्यवस्था तभी संभव है जबकि परिवार की इकाई को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। परिवार का जो वृहत्तर रूप है अरस्तु के अनुसार वो ही राज्य है। परिवार एक प्रकार से राज्य की नींव है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन इन द सेंस कि जैसे जैसे परिवार विकास करते हैं तो वो क्रमशः ग्राम के रूप में, ग्राम जब संख्यात्मक रूप में विकास करते हैं तो वो नगरों के रूप में, और नगरों का विकास जो है वो नगर राज्य के रूप में, राज्य के रूप में पूर्ण विकास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो परिवार का वृहत्तर रूप राज्य है। इसलिए जैसा संगठन, जो व्यवस्थाएं, जो आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के जैसे प्रयास पारिवारिक व्यवस्था में होते हैं, उन्हीं का विस्तृत रूप जो है वो समाज या राज्य के रूप में माना जाता है। इसलिए अरस्तु ये कहते हैं कि परिवार की सदस्यता नैसर्गिक है। व्यक्ति परिवार से जुड़े बिना, परिवार का सदस्य बने बिना या परिवार बनाए बिना किसी भी तरह का कहना चाहिए राज्य के कार्यक्षेत्र में अपनी निश्चित और सक्रिय भागीदारी पूर्ण नहीं कर सकता। ये पूर्णता तभी संभव है जब व्यक्ति को पारिवारिक संस्कार के रूप में, परिवार द्वारा प्रदान किए गए शिक्षण के रूप में एक आधार या एक कहना चाहिए दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है, और उसी के आधार पर व्यक्ति अपनी विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनता है। तो जब तक परिवार से के रूप में व्यक्ति अपने आप को जोड़ता नहीं है, परिवार का गठन नहीं करता, तब तक वो राज्य या समाज के लिए भी किसी बहुत बेहतर प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो सकता। अरस्तु ने परिवार के स्वरूप को पैतृक स्वरूप माना है। मूलतः दो प्रकार के परिवार स्वरूप होते हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। तो पैतृक आधार पर अरस्तु पहली बात कि ये मानता है कि पितृसत्तात्मक रूप में ही जो किसी परिवार का वयोवृद्ध सदस्य है वो परिवार के मुखिया के, पुरुष सदस्य जो है वो परिवार के मुखिया के रूप में माने जाएंगे या परिवार के मुखिया की तरह से कार्य करेंगे। और परिवार का स्वरूप पैतृक इस अर्थ में भी है कि ये वंश परंपरागत आधार पर एक परिवार, एक से अनेक परिवार, अनेक परिवारों से ग्राम, अनेक ग्रामों से नगर, अनेक नगरों से नगर राज्य या राज्य का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका जो परिवार की इकाई के गठन का जो आधार है ये आधार पैतृक रूप में है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत को अरस्तु स्वीकार करते हैं, इसलिए वयोवृद्ध पुरुष सदस्य ही परिवार का मुखिया होगा, ऐसा वो संकेत देते हैं। इस प्रकार अरस्तु ये मानते हैं कि परिवार जो है वो एक आजीवन मैत्री वाला स्वरूप है। आजीवन मैत्री पारिवारिक सदस्यों की समाज के साथ, परस्पर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कायम रहे तो व्यवस्थाएं बहुत श्रेष्ठ प्रकार का जो परिणाम है वो प्रदान कर सकती हैं। राज्य की स्थिति इस पारिवारिक गठन के संबंध में, परिवार के गठन के संबंध में अरस्तु ये स्पष्ट करते हैं कि परिवार महत्वपूर्ण है, परिवार स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आवश्यक है। सब स्थितियां परिवार के साथ जुड़ी हुई, ये सारी स्थितियां परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अरस्तु ये मानते हैं कि परिवार जो की इकाई जो है उसमें निरंकुशता का कोई कारक अनुशासनहीनता के रूप में विकसित नहीं होना चाहिए। इसलिए समय समय पर राज्य कुछ नियम निर्माण करके परिवार के संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। ये निर्देश राज्य हित को ध्यान में रखकर, लेकिन ये निर्देश इस प्रकार के हों जिनसे परिवार का जो मूल स्वरूप है उसका किसी भी प्रकार से
विनाश नहीं हो या उसका कोई खंडन ना हो। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अरस्तु के परिवार संबंधी विचार एक प्रकार से मध्य मार्गी विचार हैं। एक विचार जो ये अति के रूप में ये स्थापित करता है कि परिवार नहीं होने चाहिए, ये मोह, लालच और स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, इसलिए विकास में बाधक हैं। दूसरा ये मानते हैं, जो दूसरी अति है उसका ये मानना है कि परिवार ही सब कुछ है। अरस्तु ने मध्य मार्ग के रूप में ये स्थापित किया है कि परिवार आवश्यक जरूर हैं, परिवार स्वाभाविक हैं, परिवार एक नींव की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन राज्य से ऊपर नहीं है। राज्य निर्देश जो जारी करता है वो पारिवारिक व्यवस्था के गठन को मजबूत करने के लिए, उसमें अगर किसी प्रकार का विकार या किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है तो उसको दूर करने के लिए राज्य नियम निर्माण या निर्देश या कानून भी बना सकता है। प्लेटो के साम्यवाद का इस रूप में, परिवार के साम्यवाद का या पत्नी साम्यवाद का, अरस्तु ने किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया। उन्होंने ये कह के, प्लेटो ने ये माना कि परिवार क्षुद्र स्वार्थ को, प्रलोभन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये नहीं होने चाहिए या इनकी आवश्यकता नहीं है। अरस्तु का ये मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण संतुलित विकास ही परिवार के आधार पर होता है। ये प्रथम पाठशाला की तरह से व्यक्तियों को संस्कार देने का एक महत्वपूर्ण कार्य, अपनी जिम्मेदारी पूरा करता है। इसलिए परिवार एक बहुत आवश्यक इकाई है, लेकिन ये आवश्यक इकाई अति के स्तर तक ना पहुंचे, इसलिए राज्य इस व्यवस्था को नियंत्रित भी कर सकता है। थैंक यू।